अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात की एक और सनसनीखेज क्राइम स्टोरी सुनते हैं। उन दिनों में एक छोटे से कस्बे में मुतय्यन था। उस कस्बे में एक ऐसा जागीरदार भी रहता था जिसका मकामी सियासत में खासा अमल दखल था। उसका नाम हम चौधरी निज़ामुद्दीन फ़र्ज कर लेते हैं। उसे इंतखाब में हिस्सा लेने या ओहदा हासिल करने का शौक़ नहीं था, ताहम उसकी कोशिश ये होती थी कि सियासी और बल्दियाती इदारों में उसके ज़्यादा से ज़्यादा आदमी कुर्सियाँ हासिल करें। वो धौंस धांधली और जोड़ तोड़ में खासा माहिर था। धौंस और धांधली के लिए वो नापसंदीदा अनासिर से काम लेता था। नूरा लोहार भी उन्हीं लोगों में से था। उसका अपने इलाके में बड़ा दबदबा था और छोटे मोटे दुकानदारों से बाकायदा भत्ता वसूल करता था। मुझे उस इलाके में अभी चंद रोज़ ही हुए थे कि एक शाम एक अधेड़ उम्र शख्स थाने में आया और बाआवाज़ बुलंद फरियाद करने लगा। मैं अपने कमरे से बाहर निकला और शख्स से मज़कूरा से पूछा कि उस पर क्या आफ़त नाजिल हुई है। उसने अपना नाम शाकिर अली बताया और कहा उसने हाल ही में परचून की दुकान खोली थी। कुछ देर पहले उसकी दुकान पर एक नौजवान आया और कुछ सामान खरीदा। इसमें चावल, घी, गुड़ और कुछ दीगर चीज़ें शामिल थीं। शाकिर अली ने उसकी मर्ज़ी के मुताबिक तमाम चीज़ें तोलकर लिफाफों में डाल दीं। नौजवान ने वो अशिया कपड़े के एक थैले में डाली और कीमत अदा किए बगैर चल दिया। शाकिर अली ने उसे पीछे से आवाज़ दी और कहा, मियाँ पैसे तो देते जाओ, पैसे भी मिल जाएंगे। नौजवान ने रुके बगैर कहा, मेरा नाम नूरा लोहार है, बाज़ार के सब लोग मुझे जानते हैं। शाकिर अली दुकानदारी छोड़कर नौजवान के पीछे लपका और उसका रास्ता रोकते हुए बोला, मैं उधार का कारोबार नहीं करता, अगर पैसे नहीं हैं तो सामान रख दो। नौजवान ने उसे एक तरफ धक्का दिया और चलता रहा। शाकिर अली ने दोबारा उसका रास्ता रोका। इस मरतबा नौजवान ने उसके मुंह पर उल्टे हाथ का थप्पड़ मारा, मगर रुका फिर भी नहीं। शाकिर अली ने बाजार में खड़े होकर शोर मचाया, मगर कोई भी शख्स उसकी मदद को ना आया। तब वो दुकान बंद करके थाने में पहुंच गया। मैंने उसे तसल्ली दी और एक हवलदार को बुलाया जो काफ़ी अरसे से इस थाने में काम कर रहा था। ये नूरा लोहार कौन है? मैंने उससे पूछा। हवलदार ने कान के पीछे खुजाया और कदरे तामुल करते हुए बोला, यूं ही फन्ने खान किस्म का आदमी है, अकड़ शकड़ दिखाने का बड़ा शौकीन है। तुम लोगों ने उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई तो जनाब जुर्म पर की जाती है। मैं समझ गया कि हवलदार पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था। मैंने गुस्से से कहा, एक आदमी साथ लेके जाओ और उसे फ़ौरन थाने हाजिर करो, मैं भी तो उसकी सूरत देखूं। हवलदार ने एक बार फिर तामुल किया, बोला, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उधर ही तस्फिया करवा दूं। तुम्हारी क्या रिश्तेदारी है उसके साथ? जनाब, रिश्तेदारी तो कोई नहीं है। तो जाओ फिर, जो मैंने कहा है वही करो। हवलदार सलाम करके रुखसत हो गया। मैंने शाकिर अली को अपने कमरे में बिठा लिया। तकरीबन पौने घंटे के बाद एक कवीउल जुस्सा और तवीलुल कामत नौजवान झूमता झामता मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन रखी थी और गले में रेशमी मफलर डाला हुआ था। उसके घुंघराले बाल पेशानी पर फैले हुए थे। खासे डील डोल का आदमी था। कद 6.25 फीट के लगभग था। अस्सलामुअलैकुम सरकार, उसने दोनों हाथ जोड़कर पेशानी के सामने किए और सर को खम किया। नौकर हाजिर है जनाब। हवलदार उसके पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुआ और बोला, मलिक साहब, ये नूरा लोहार है। मैंने सर से पैर तक उसका जायज़ा लिया। उसके चेहरे पर कोई डर खौफ नहीं था। उसका रंग सांवला और जल्द भैंसे की तरह सख्त थी, यानी कि मामूली फेंटी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। मैंने सख्त लहजे में कहा, सुना है तुम बड़े बदमाश बने फिरते हो, शरीफ लोगों को तंग करते हो। किसी ने आपको गलत इत्तला दी है सरकार, उसने बज़ाहिर आजिज़ी से कहा, लेकिन उसके होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। मैं शरीफ आदमी हूँ जी, सारा महल्ला मेरी शराफत की गवाही दे सकता है। मैंने शाकिर अली की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने इस शरीफ आदमी की दुकान से सौदा लिया और जब इसने पैसे मांगे तो तुमने उसको मारा और धक्के दिए। ये झूठ है सरकार, ये शख्स मेरे बाप के बराबर है, मैं इसे कैसे हाथ लगा सकता हूँ। हाँ, पैसे मैंने वाकई नहीं दिए। दरअसल
पैसे क्यों नहीं दिए? मैंने डांट कर कहा। क्या तुम अपने बाप की दुकान समझकर माल ले गए थे? दरअसल उस वक्त मेरी जेब में पैसे नहीं थे। उसके होठों पर बदस्तूर शैतानी मुस्कुराहट थी। ये बात मुझे सामान तुलवाने के बाद मालूम हुई थी। मैंने चाचा से कहा भी कि घर से पैसे लाकर दे जाता हूँ, मगर इसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और गालियाँ देने लगा। ओए, कोई खुदा का खौफ कर, शाकिर अली ने उससे कहा। झूठ ना बोल, एक दिन अल्लाह को जान देनी है। चाचा, जान तो तुमने भी अल्लाह को देनी है, नूरे ने ढिठाई से कहा। फिर जेब से पैसे निकालकर शाकिर अली की तरफ बढ़ाए और बोला, लो, अपने पैसे ले लो। अगर कुछ जुर्माना चाहिए तो वो भी ले लो। मैं शरीफ आदमी हूँ। मैंने तुम्हें कहा भी था कि थोड़ी देर में पैसे भिजवा देता हूँ, मगर तुम माने ही नहीं। शाकिर अली ने पैसे ले लिए और फिर बोला, जनाब, इसने मुझे धक्के दिए थे और मारा भी था। क्यों भाई, तुमने इसे मारा क्यों था? मैंने पूछा। वो आदमी होशियार था, बोला, सरकार, ये झूठ बोलता है। इसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया था और मैंने इसे हल्का सा धक्का दिया था। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो बेशक इसका डॉक्टरी मुआयना करवा लें। बंदा मारे तो किसी तगड़े को मारे, इसको मार के क्या करना? देखो ए नूरे, आज तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आइंदा अगर मुझे इस बात की शिकायत मिली कि तुमने किसी दुकान से कीमत अदा किए बगैर सामान उठाया है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? बहुत बेहतर सरकार, उसने जवाब दिया और शाकिर को घूरता हुआ रुखसत हो गया। अगले रोज़ एक शख्स जिसने स्याह शेरवानी और तुर्रे वाली पगड़ी पहन रखी थी, बड़े कर्रोफर से थाने में दाखिल हुआ। उसकी घनी मूंछों में सफ़ेदी झलक रही थी और कंधे पर हॉल्स्टर लटक रहा था। उसके साथ 3 या 4 मसाहिब भी थे, जिनको उसने बाहर रोक दिया और एक ख़ास अंदाज से चलता हुआ मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसकी चाल में तकब्बुर और तहक्कुम पाया जाता था। मैंने पहली ही नज़र में इस शख्स को नापसंद करना शुरू कर दिया। आप शायद इस थाने में नए आए हैं, उसने रस्मी कलामात के बगैर कहा। क्या नाम है आपका? मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा, इस थाने में मैं नया हूँ, काम में नया नहीं। क्या आप कोई रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैंने खुश्क लहजे में कहा। पहचान करवाने से होती है, आप काम की बात करें। मैं चौधरी निज़ामुद्दीन हूँ, उसने तेवरियाँ चढ़ाईं। मेरे इलाके में जो भी नया थानेदार आता है वो मुझे सलाम करने ज़रूर आता है। सलाम करना सुन्नत रसूल और नेक काम है, मैंने कहा। कहते हैं कि जो शख्स किसी के घर या दफ्तर में दाखिल हो, सलाम करना उस पर वाजिब होता है। वो मेरी इस बात पर दिल मिलाकर रह गया। मैंने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मुझे मलिक सफदर हयात कहते हैं। अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा। मैंने सुना है कि आपने कल एक बेगुनाह शख्स को थाने में बुलाकर डराया धमकाया था। वो असल बात की तरफ आ गया। मैं उसका इशारा समझ गया। मैंने कहा, जिस शख्स ने आपको ये खबर दी है उसने झूठ बोला है। मैं यहाँ गरीबों और कमज़ोरों को लूटने नहीं, उनकी हिफाजत करने आया हूँ। वो गुस्से से बोला, मलिक साहब, यहाँ वही थानेदार रहता है जिसे हमारी खुशनुदी हासिल होती है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं यहाँ आकर खुश हुआ हूँ तो आपका अंदाज़ा ठीक नहीं है। और जहाँ तक खुशनुदी का ताल्लुक़ है तो मुझे अपने अफसरों की खुशनुदी हासिल है, मुझे किसी और की खुशनुदी हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुलकर सामने आ गया, बोला, नूरदीन मेरा आदमी है। गालिबन आप नूर लोहार की बात कर रहे हैं, मैंने कहा। कल वो एक गरीब परचून फरोश की दुकान से बग़ैर पैसे दिए सौदा लेकर चलता बना था। सिर्फ यही नहीं, उसने पैसों के मुतालबे पर परचून फरोश को मारा पीटा भी था। मैंने उसे तंबी के बाद छोड़ दिया था। अगर वो आपका आदमी है तो उसे समझाएं, उसकी इन हरकतों से आपकी पोजीशन ख़राब होगी। आप अपनी पोजीशन का ख्याल भी रखें, चौधरी ने कहा और बसुरत दफ्तर से निकल गया। चंद रोज़ के बाद शाकिर अली परचून फरोश की दुकान में आग लग गई और उस गरीब की हर शय जलकर राख हो गई। ये बात वाज़ेह थी कि आग नूर लोहार ने लगाई थी, लेकिन शाकिर अली रिपोर्ट दर्ज करवाने नहीं आया, ना ही उसने किसी पर शक का इजहार किया। हम किसी मुद्दई के बगैर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। गालिबन नूर लोहार ने शाकिर अली को धमकी वगैरह भी दी थी। मैंने शाकिर अली को पैगाम भेजा कि वो बगैर किसी डर खौफ के आतिशज़दगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दे, हम उसकी पूरी मदद करेंगे। मगर मालूम होता था कि वो नूर लोहार की धमकी से सख्त खाइफ था। उसने जवाब दिया कि आग इत्तेफाकन लग गई थी,
उसे किसी पर शक नहीं है। नूर लोहार की ज्यादतियों की खबरें हमें वक्तन फवक्तन मिलती रहती थीं, लेकिन मसला ये था कि कोई शख्स मुद्दई बनने पर तैयार ही नहीं होता था। दूसरा मसला ये था कि उसे चौधरी निजामुद्दीन की पुश्तपनाही हासिल थी। एक बात मुझे ये भी मालूम हुई कि पुलिस के बास निचले दर्जे के अहलकार भी नूरे से मिले हुए थे। नूरा जो भत्ता वसूल करता था उसमें ये लोग भी शरीक थे। इन हालत में किसी बदमाश पर हाथ डालना खासा मुश्किल होता है। ऐसी पकड़ धकड़ का कोई फ़ायदा नहीं होता जिसमें कोई मजबूत केस न हो। मुलजिम 4 रोज़ के बाद जमानत पर रिहा हो जाता है और फिर से दंदनाता फिरता है। मैंने नूरे पर नज़र रख ली थी और किसी मजबूत केस में उसे काबू करना चाहता था। कुछ अरसे के बाद लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात का ऐलान हुआ और उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। जिस कस्बे की मैं बात कर रहा हूँ उसमें कुल 3 उम्मीदवार थे। पहला उम्मीदवार नूर लोहार था। उसने जो पोस्टर वगैरह छपवाए उसमें बड़ा ज़ोरदार किस्म का नाम लिखा। किसी ने उसे सलाह दी थी कि भट्टी ज़ात और लोहार की भट्टी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं, इसलिए उसे ख़ुद को लोहार के बजाय भट्टी लिखना चाहिए। लिहाजा वो नूर लोहार से नूरदीन भट्टी बन गया। दूसरा उम्मीदवार एक छोटा ज़मींदार था और ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। उसके बारे में ये अफवाह थी वो दरपर्दा चौधरी निजामुद्दीन से मिला हुआ था। तीसरा उम्मीदवार एक डॉक्टर था। उसका नाम बशारत अली था। वो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं था, सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर था और देहात में 8 साल से अवाम की खिदमत कर रहा था। उसके हाथ में अल्लाह ने शिफा रखी थी। 35-36 साला डॉक्टर बशारत अली खुश अखलाक और नर्म मिजाज शख्स था। कस्बे का हर शख्स उसे जानता था और पसंद भी करता था, इसलिए उसकी कामयाबी यकीनी थी। चौधरी निजामुद्दीन को जब ये बात मालूम हुई तो उसने डॉक्टर बशारत अली के पास अपना आदमी भेजा और उसे मशवरा दिया कि वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाए, लेकिन बशारत अली ने मशवरा मानने से इनकार कर दिया। चौधरी ने अंदाज़ा लगाया कि मामूली डॉक्टर है, उसे पैसों का लालच होगा, लिहाजा उसने डॉक्टर को अपनी हवेली में बुलाया और मुख्तलिफ किस्म के लालच दिए, मगर कामयाब न हो पाया। बशारत अली ने दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया। इसके 2 रोज़ बाद चौधरी के चंद आदमी थाने में आए और कहा कि बशारत अली के आदमियों ने नूरे के निहत्थे और पुरअमन कारकुनों को मारा पीटा है, लिहाजा उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाए। उन्होंने ये जाहिर नहीं किया कि वो चौधरी निजामुद्दीन के आदमी थे। जो शख्स उनकी तर्जुमानी कर रहा था उसका नाम गालिबन ख्वाजा मेहरदीन था। मैंने इस शख्स से पूछा कि जिन पुरअमन कारकुनों को मारा गया है वो कहाँ हैं? वो लोग मरहम पट्टी करवाने गए हैं, उसने जवाब दिया, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। आप अपना कोई आदमी हमारे साथ भेज दें ताकि वो मौका देख ले। मैंने टोपी उठाई और कुर्सी से उठते हुए कहा, मैं खुद तुम्हारे साथ चलता हूँ। जनाब, आप क्यों तकलीफ़ करते हैं? एक शख्स ने कहा, ये कोई इतना बड़ा मामला तो है नहीं। मेरी ड्यूटी के बारे में तुम ज़्यादा जानते हो या मैं जानता हूँ? मैंने उसे घूरा। आप लोग ज़रा सब्र करें। ख्वाजा ने दोनों हाथों से अपने साथियों को इशारा किया, फिर मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ और धीमी आवाज़ में बोला, मलिक साहब, ये सियासी रिपोर्ट है। मारा मारी दोनों तरफ से हुई है, लेकिन कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ। हम मुखालिफ पार्टी पर दबाव रखना चाहते हैं। आप रिपोर्ट दर्ज कर लें, कार्रवाई बेशक न करें। उसने अपनी जेब में हाथ मारा। हम गए गुजरे लोग नहीं हैं कि आपकी खिदमत ही ना कर सकें। जीतना तो भट्टी साहब ने ही है। तुम्हारा मतलब है कि नूर लोहार ने? ओ जी, लोग तो खामखा नाम बिगाड़ देते हैं। उसने जेब से कुछ नोट निकाले और उंगलियों में दबाकर मुझे देना चाहा। ये भट्टी साहब ने कुछ नजराना भेजा है। ये थाना है। अगर तुमने हद से गुजरने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। मैंने तहकुमाना लहजे में कहा, यहाँ नजराने नहीं वसूल किए जाते। उसने पैसे जेब में रख लिए और बुरा सा मुँह बनाते हुए बोला, जैसे आपकी मर्जी जनाब, फिर तो रिपोर्ट लिखवाना ही बेकार है। उसने अपने साथियों को इशारा किया और तेज़ी से बाहर चला गया। चंद रोज़ के बाद एक अफसोसनाक वाक़या मेरे इल्म में आया। इस वाक़ये की बेशतर तफासील मुझे बाद में मालूम हुई। मैं इन्हें यकजा करके ये वाक़या आपको सुनाता हूँ। इस वाक़ये का ताल्लुक़ डॉक्टर बशारत अली और उसकी बीवी अज़रा बशारत से है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि बशारत अली एक खुश अखलाक और अवामी किस्म का शख्स था और इलेक्शन में उसकी कामयाबी का खासा इम्कान था।
चौधरी निजामुद्दीन उसे खरीदने की कोशिश के बावजूद नाकाम रहा था, लिहाजा उसे रास्ते से हटाने का एक ही तरीका रह गया था और वो था धौंस के जरिए। बशारत अली की हाल ही में शादी हुई थी और उसका बच्चा कोई नहीं था। उसकी बीवी अजरा एक गरीब घराने की पढ़ी लिखी लड़की थी और 4 माह की हामिला थी। हफ्ते के रोज रात के 9 बजे बशारत अली अपनी डिस्पेंसरी बंद करके घर के लिए रवाना हुआ तो उसे कुछ मालूम नहीं था कि उसके साथ क्या पेश आने वाला है। वो अक्टूबर के आखिरी अय्याम थे और रातों को खासी ठंड हो जाती थी। सर्दी की वजह से कस्बे की गलियां और बाजार सुनसान पड़े थे। यूं भी उस जमाने में छोटे इलाकों के लोग जल्दी सो जाते थे। जब बशारत अली घर के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि बैरूनी दरवाज़ा खुला पड़ा था और अंदर गैर मामूली खामोशी थी। वो फिक्रमंद हुआ और बीवी को आवाज़ें देता हुआ अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने तारीक कमरे में कदम रखा, कमरे की बत्ती जल उठी और निस्फ दर्जन अफराद जिन्होंने अपने चेहरों पर ढाटे बांध रखे थे उसके गिर्द जमा हो गए। ये सूरत हाल देखकर बशारत अली के औसान खता हो गए। वो एक शरीफ आदमी था और ऐसी सूरत हाल से कभी दो चार नहीं हुआ था। उसे सबसे पहले अपनी बीवी का ख्याल आया। तभी उसने देखा कि अजरा घुटनों में सर दिए कोने में बैठी थी और दहशत से उसका बुरा हाल था। तुम लोग कौन हो? बशारत ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। और क्या चाहते हो? इनमें से एक शख्स ने, जो खासा लहीम शहीम था, बशारत को गिरेबान से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, हम नाच देखना चाहते हैं। नाच? लेकिन यहाँ तो कोई नाचने वाला नहीं रहता। तुम लोग गलत जगह पर आ गए हो। मैं डॉक्टर बशारत अली हूँ। अगर तुमको पैसों की ज़रूरत हो तो। लहीम शहीम शख्स ने बशारत को दूसरी तरफ धकेल दिया और कहा, हम नाच देखेंगे, नाच। तुम दोनों में से कौन नाचेगा, तुम या तुम्हारी बीवी? एक शख्स ने बशारत अली की सहमी हुई बीवी को बाजुओं से पकड़कर खड़ा किया और उसे भी अपने घेरे में ले लिया। अजरा दहशत से थर-थर काँप रही थी। वो कभी एक शख्स को देखती थी और कभी दूसरे को। जल्दी बोलो, कौन नाचेगा? लहीम शहीम शख्स ने पूछा। मेरी बीवी को कुछ मत कहो, बशारत अली ने कहा। ये उम्मीद से है, इसे नुकसान भी पहुंच सकता है। मैं नाचने के लिए तैयार हूँ। एक शख्स ने उसके हाथ में पकड़ा हुआ मेडिकल बैग छीनकर एक तरफ फेंक दिया और बोला, बेलिबास हो जाओ, हम तुम्हारा बेलिबास नाच देखने आए हैं। बशारत अली पर सख्ता सा तारी हो गया। वो एक मौजिज़ शख्स था। इतने लोगों के सामने बेलिबास होना उसके लिए मौत के मुतरादिफ था। उसने आजिज़ी से मिन्नत करते हुए कहा, मैं एक शरीफ और इज़्ज़तदार आदमी हूँ, मेरे साथ ये सलूक मत करो। मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। आखिर तुम लोग कौन हो और मेरे साथ ये सलूक क्यों कर रहे हो? रहीम शहीम शख्स ने तेखमाना लहजे में कहा, अगर तुम नहीं नाचोगे तो तुम्हारी बीवी नाचेगी। फिर उसने अपने आदमियों से कहा कि इसकी बीवी को बेलिबास कर दो। वो लोग इस मज़मूम हरकत पर तुले बैठे थे। अजरा के बदन से दहशत के बाइस ठंडा ठंडा पसीना फूट पड़ा था और उस पर नीम बेहोशी तारी थी। यूँ मालूम होता था कि वो किसी भी वक्त गिर पड़ेगी। बशारत अली ने बीवी की हालत से परेशान होकर खुद को बेलिबास करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ, तहज़ीब उसके बयान की इजाज़त नहीं देती। ये बात बड़ी वाज़ेह थी कि लहीम शहीम शख्स नूरा लुखार था। बशारत अली ने उसे पहचान लिया था और अपने एक करीबी दोस्त को बाद में उसके बारे में बताया भी था। नूरे लुखार और उसके साथियों ने बशारत अली को उसकी बीवी के सामने जलील किया और आखिर में उसे बेलिबास हालत में घसीटकर गली में ले गए। बशारत अली बेलिबास होने के बाइस अपनी मदद के लिए शोर भी नहीं मचा सकता था। नूरे ने उसे गली में ले जाकर कहा, बशारत अली, सियासत तुम्हारे जैसे शरीफ आदमियों का खेल नहीं है। अगर बाज नहीं आओगे तो अगली दफ़ा तुम्हें अपनी बीवी का नाच देखना पड़ेगा। इसके बाद ये शैतानों का टोला के कहे लगाता हुआ वहाँ से रुखसत हो गया। बशारत अली सर्दी और एहसास ज़िल्लत से कांपता हुआ अंदर पहुंचा। शोर की आवाज़ सुनकर कुछ लोग गली में निकल आए थे और सूरत हाल जानने की कोशिश करने लगे थे। बशारत अली ने जल्दी से कपड़े पहने और अपनी बीवी की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो ठंडे फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उसने अजरा को उठाकर बिस्तर पर लेटाया और उसे ज़रूरी तिब्बी इमदाद देने लगा। गली में निकल आने वाले पड़ोसियों ने उसका दरवाज़ा खटखटाया।
वो जल्दी से दरवाजे पर पहुंचा और लोगों के इस्तफसार पर सिर्फ इतना कहा कि उसकी बीवी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी और कोई बात नहीं थी। बशारत अली की पूरी कोशिश के बावजूद असरा की हालत नहीं संभल सकी और उसने 24 घंटे के बाद दम तोड़ दिया। वो सरासर कत्ल की वारदात थी, लेकिन बशारत अली ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। वो उस तजलील के बायस जो उसे नूरे और उसके साथियों के हाथों बर्दाश्त करना पड़ी थी, ऐसा दिल बर्दाश्ता हुआ कि कई रोज़ तक घर से नहीं निकला। फिर इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले वो खामोशी से कस्बा छोड़कर चला गया। मुझे उसके जाने के बाद हकीकत मालूम हुई, वरना मैं नूरे के खिलाफ ज़रूर कानूनी कार्रवाई करता। बशारत अली के जाने के बाद दूसरे या तीसरे हफ्ते चौधरी निज़ामुद्दीन की हवेली में चोरी हो गई। सुबह 2 आदमी थाने पहुंचे और चोरी की इत्तला दी। उस वक्त थाने में रात की ड्यूटी वाला अमला छुट्टी की तैयारी कर रहा था। हवलदार ने रोजनामचे में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली और 2 आदमी हवेली रवाना कर दिए। मैं तकरीबन 8 बजे थाने पहुंचा और ज़रूरी काम निपटाने के बाद एक एएसआई के हमराह हवेली पहुंच गया। चौधरी निज़ामुद्दीन बहुत गुस्से में था और नौकरों पर बरस रहा था। मैंने उसे सलाम किया और चोरी की तफसील मालूम की। मलिक साहब, 10-12 साल के अरसे के दौरान ये इस हवेली में पहली चोरी हुई है, उसने बड़े जारहाना लहजे में कहा। अंदाज़े सही था जैसे उस चोरी का मैं ज़िम्मेदार था। मैंने एसपी इलाका और आईजी को भी इस वारदात की इत्तला भिजवा दी है। मैंने कहा, मैं वो जगह देखना चाहता हूँ जहाँ चोरी हुई है। यहाँ कई थानेदार आए और गए। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला, लेकिन कभी किसी ने हवेली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। लेकिन आपके आने के चंद महीनों बाद ही ये चोरी हो गई। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि चोरी मैंने करवाई है? मैंने अपनी आवाज़ में थोड़ी सी तेजाबियत घोलते हुए पूछा, या मेरी नाअहली की वजह से चोरी हुई है? इस बात का फैसला बाद में होगा, मगर आपको ये बात ज़रूर याद होगी कि आपने यहाँ आते ही सबसे पहले मेरे साथ अपने ताल्लुकात ख़राब किए थे। लिहाजा मैं ये सोच सकता हूँ कि ये चोरी उस वाक़ये की एक कड़ी हो सकती है। फिर आपने मुझे यहाँ खामख़ा बुलाया? मैंने गुस्से से कहा, जहाँ तक ताल्लुकात की ख़राबी का ताल्लुक है तो उसमें आपकी और नूरे लोहार की ज़्यादा मेहरबानी शामिल है। जाने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, और वो ये कि नूरा शुरफा के साथ जो सलूक कर रहा है, इससे आप बेखबर नहीं होंगे। चूँकि वो आपकी पुश्तपनाही हासिल होने की वजह से ये सब कुछ कर रहा है, इसलिए आप उसके जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं हैं। वो कानून की गिरफ्त में आए या ना आए, मगर वो अपनी हरकतों के बदअंजाम से महफूज नहीं रह सकता। मेरी बातें सुनकर वो चुप सा हो गया। फिर कदरे तवक्कुफ़ के बाद बोला, मेरा ख्याल है कि मैं आपको समझ नहीं सका। आप कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के थानेदार मालूम होते हैं। पता नहीं ये बात उसने मेरी तारीफ़ में कही थी या फ़कत अपनी उलझन का इजहार किया था। आए मेरे साथ, उसने मज़ीद कहा। वो कमरा देख लें जिसमें चोरी हुई है। मैंने देखा उसके चेहरे पर फैली हुई तलख़ी में कोई ख़ास कमी वाक़ई नहीं हुई थी। बहरहाल मैं उसके हमरा एक अक़बी कमरे में पहुंच गया। वो एक किस्म का स्टोर था। उसमें रखे हुए चंद संदूक खुले पड़े थे, उनके ताले टूटे हुए थे। बैरूनी दीवार में तकरीबन 2 फीट कुतर का एक रखना नज़र आ रहा था। चोर नक़ब लगाकर अंदर दाखिल हुआ था और अपना काम मुकम्मल करके इत्मीनान से वापस चला गया था। मैंने अंदाज़ा लगाया कि इस काम में कम से कम 1 घंटा ज़रूर लगा होगा। वो किसी माहिर फ़न का काम मालूम होता था। दूसरी बात मेरे जहन में यह आई कि नक़ब ज़नी किसी घर के भेदी का तावन के बगैर नहीं हुई थी, क्योंकि उसने यानी इसी कमरे में नक़ब लगाई थी जिसमें के कीमती सामान मौजूद था। मैंने चौधरी से पूछा, चोरी क्या कुछ हुआ है? सेवर और नकदी, उसने जवाब दिया। किसी चोर ने किसी और शे को हाथ नहीं लगाया। मैंने संदूकों से निकले हुए सामान पर हाथ डाला और देखा, और सामान बिखरा हुआ नहीं था बल्कि रखा हुआ था। मैंने पूछा, क्या ये सब कुछ इसी तरह पड़ा हुआ था या किसी ने इन चीज़ों को समेट कर रखा है? हमने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। मेरी बेटी किसी काम से इधर आई और दीवार में सींध लगी देखकर उसने शोर मचा दिया। मेरी बीवी ने अंदर आकर इन खुले हुए संदूकों का जायज़ा लिया और मुझे बताया कि ज़ेवरात के डब्बे और नकदी गायब है। उसने किसी चीज़ को इधर उधर नहीं किया, जो चीज़ जहाँ थी वहीं रहने दी। इसका मतलब है कि चोर ने बड़े एतमाद से वारदात की है।
यानी उसने अफरा तफरी में कोई काम नहीं किया। मैं चौधरी को बाजू से पकड़कर एक तरफ ले गया और हौले से कहा, मुझे ये किसी घर के भेदी का काम लगता है। आपका अपने मुलाजिमों के बारे में क्या ख्याल है? हैं तो सब भरोसे के आदमी, वो सोचते हुए बोला, लेकिन ये कमीन लोग हैं। हो सकता है कि किसी की नीयत खराब हो गई हो। मैंने स्टोर का दरवाज़ा बंद कर दिया और पिछली तरफ जहाँ दीवार में नकब लगाई गई थी एक आदमी की ड्यूटी लगा दी। फिर मैं चौधरी के हमरा बैठक में जा बैठा और गैर ज़रूरी अफराद को बाहर भेजने के बाद पूछा, आपने हाल ही में किसी मुलाजिम को नौकरी से जवाब तो नहीं दिया या सज़ा वगैरह तो नहीं दी? हम मुलाजिमों को नौकरी से जवाब नहीं देते, सीधा करके रखते हैं, उसने जवाब दिया। चंद रोज़ पहले मैंने एक मुलाजिम को चुगली करने पर कुछ फेंटी शेंटी लगाई थी, लेकिन ये काम तो होता ही रहता है। इस बात से किसी को इतनी बड़ी जुर्रत नहीं हो सकती। चौधरी साहब, नकब लग चुकी है। मैंने सूरत हाल को मंतकी अंदाज में वाज़ेह किया। जिसने जुर्रत करना थी वो कर चुका है। अब हमको ये देखना है कि वो कौन माई का लाल है जिसने ये जुर्रत की। आपको ज़ाती तौर पर किसी पर शक तो नहीं? मैंने देखा कि मेरी बातों से उसके चेहरे की तल्खी कम होती जा रही थी। उसने मेरे बारे में जो राय कायम की थी वो वाज़ेह तौर पर तब्दील हो रही थी। शक तो फिर सब पर ही किया जा सकता है। अगर आप इजाज़त दें तो हम आपके मुलाजिमों से थोड़ी सी पूछगछ कर लें। उसने बगैर किसी तामुल के इजाज़त दे दी। जिस मुलाजिम को उसने चंद रोज़ पहले फेंटी लगाई थी उसका नाम जीवना था। वो 25-26 साल का खासा मजबूत जवान था। जब मैंने उससे पूछगछ शुरू की तो उसने जवाब देने में हिचकिचाहट का मुजाहरा किया। मैंने बाकी मुलाजिमों को एएसआई के सुपुर्द किया और जीवने को चौधरी की इजाज़त से थाने ले गया। सरकार, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, उसने मेरे इस्तफसार पर हाथ जोड़ते हुए कहा। उधर मैं चौधरी होरा के डर से खुलकर गल नहीं कर सकता था। ठीक है, मैंने कहा, यहाँ खुलकर सारी गल बात करो। झूठ बोलोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले तो ये बताओ कि चौधरी ने तुम्हें मारा क्यों था? उसने जवाब दिया, सरकार, इस बात के बताने पर ही तो फेंटी पड़ी थी। आपको बताऊंगा तो फिर फेंटी पड़ेगी। तुम तसल्ली रखो, मैं चौधरी को ये बात नहीं बताऊंगा। मेरे इत्मीनान दिलाने पर उसने जो किस्सा सुनाया उसका ताल्लुक नूरे लोहार से था। उसने बताया कि चंद रोज़ पहले सिद्दीक नामी एक शख्स चौधरी के पास आया और नूरे लोहार की शिकायत की। सिद्दीक एक छोटे से होटल का मालिक था और अधेड़ उम्र का एक मज़ेदार शख्स था। उसने चौधरी को बताया कि गुज़िश्ता रोज़ नूरा लोहार 3 अफराद के हमरा उसके होटल में आया और खाना मंगवा कर खाया। खाने के बाद वो पैसे दिए बगैर उठकर जाने लगा। होटल के बेरे ने उससे पैसे मांगे तो उसने उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा और उसके हाथ में पकड़ी हुई खाने की ट्रे गिरा दी। बेरा नूरे की असलियत नहीं जानता था। उसने उसका गिरेबान पकड़ लिया और जवाबी थप्पड़ मार दिया। उस पर नूरे और उसके साथियों ने बेरे को बुरी तरह मारा और होटल में खूब तोड़ फोड़ मचाई। आखिर में नूरे ने बेरे की गर्दन पर पैर रखा और उसे मजबूर किया कि वो फर्श पर गिरा हुआ खाना जानवरों की तरह मुंह से खाए। जीवने ने मुझे बताया कि ये बात सुनकर चौधरी ने सिद्दीक को कुछ पैसे दिए और कहा कि वो नूरा लोहार कुत्ता है, कुत्ता। मैंने उसे कुत्ता समझकर पाला हुआ है और आप तो जानते ही हैं कि कुत्ता मालिक के मेहमानों पर भी भौंकने से पास नहीं आता। मैं उसे समझा दूंगा। जीवना उस वक्त आसपास ही मौजूद था। उसने ये सारी बात सुनी और सुनकर बहुत खुश हुआ क्योंकि वो नूरे लोहार को पसंद नहीं करता था। उसने बाहर जाकर लोगों को मज़े ले लेकर ये बात बताई कि चौधरी ने नूरे को कुत्ता समझकर पाला हुआ है। ये बात होते होते नूरे के कानों तक जा पहुंची। उसने जीवने को पकड़कर मारा भी और फिर चौधरी के पास भी ले गया और कुछ मिर्च मसाला लगाकर शिकायत भी कर दी। चौधरी ने पहले तो नूरे को बुलाकर डांटा और कहा, ओए, तू बंदे दा पुत्र बन जा। मैं तुझे इलेक्शन में जिताने की फिक्र में लगा हुआ हूँ और तू शोधों और उचक्कों जैसी हरकतें करता फिर रहा है। अपने तौर तरीके ठीक कर ले। नूरा इंतहाई मक्कार शख्स था। वो चौधरी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता था। उसने चौधरी के पैरों को हाथ लगाया और वादा किया कि वो आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा। चौधरी ने उसे माफ़ कर दिया और जीवने की उसकी मौजूदगी में फेंटी लगाई। जीवने का बयान सुनकर मैंने सोचा, हो सकता है कि जीवने ने इंतकामी कार्रवाई के तौर पर खुद चोरी की हो या किसी आदि चोर के जरिए वारदात करवाई हो। मैंने उसे कहा कि वो शाम तक थाने में ही बैठे।
11-12 बजे के करीब 2 अशखास थाने में आए। एक मोहम्मद और बारिश शख्स था और चेहरे मोहरे से नेक आदमी नजर आता था। उसने मेले से कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज़ हाथ में पकड़ रखी थी। उसके साथी की उम्र 40-45 साल के लगभग मालूम होती थी। मोहम्मद शख्स ने अपना नाम साहिब अली बताया और रस्मी कलमात के बाद बोला, जनाब, हम कोई रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं आए। हमें एक जूता मिला है जो हमारे ख्याल से किसी चोर का है। आपका मतलब है कि आपके घर में कोई चोर घुसा था जो आपके बेदार होने पर भाग गया और जो जूता पीछे छोड़ गया? नहीं जी, ये बात नहीं है। मैंने उसके हाथ से कपड़े में लिपटा हुआ जूता लिया, कपड़ा हटाकर उसका मुआयना किया। वो काफ़ी इस्तेमाल शुदा पम्प शू था। उसकी एड़ी और तलवा खासा घिसा हुआ था। जी, मैंने साहिब अली की तरफ देखा। इस जूते की क्या कहानी है? ये मेरे पड़ोसी शरीफ साहब हैं। साहब अली ने अपने साथी की तरफ इशारा किया। हम रोज़ाना सुबह की अजान के साथ उठ जाते हैं और सैर के लिए खेतों की तरफ निकल जाते हैं। आज हम सैर के लिए निकले तो हमने एक शख्स को, जिसने चादर की बुक्कल सी मार रखी थी, मुश्तबा हालत में एक मकान से निकलते हुए देखा। हमें देखकर वो आदमी कुछ घबरा सा गया और तेज तेज चलने लगा। इस पर शक हुआ। शरीफ साहब ने उसे आवाज़ दी और उसकी तरफ बढ़े। इस पर वो शख्स तेजी से एक तरफ भाग खड़ा हुआ। शरीफ साहब उसके पीछे भागे, लेकिन वो शख्स बहुत फुर्तीला था। बंदर की तरह कलांचे मारता हुआ ज़रा सी देर में नज़रों से ओझल हो गया, लेकिन उसका ये जूता पैर से निकल गया था। क्या आपको यकीन है कि ये जूता उसी शख्स के पैर से निकला था? हमने अपनी आंखों से इसे गिरते देखा था। क्या आपने उस घर के मालिक से बात की जिस घर से ये मुश्तबा शख्स निकला था? उस वक्त हमने घर वालों की नींद खराब करना मुनासिब न समझा, शरीफ ने जवाब दिया। लेकिन जब नमाज के बाद हमने दरवाज़ा खटखटाया तो घर का मालिक आंखें मलता हुआ बाहर आया और आते ही हमें बेनुकत सुनाने लगा, क्योंकि बकौले उसके हमने आधी रात के वक्त उसकी नींद खराब कर दी थी। दरअसल वो अच्छा आदमी नहीं है, साहब अली ने कहा। उसे मालूम नहीं था, हमें मालूम नहीं था, वरना हम कभी उसका दरवाज़ा ना खटखटाते। उस आदमी का नाम क्या है? नूरा लोहार। आजकल वो नूरदीन भट्टी बना हुआ है। अगर इलेक्शन में जीत गया तो चौधरी नूरदीन भट्टी भी बन जाएगा। नूरे लोहार का नाम सुनकर मैं चौंक गया। मैंने दोनों हजरात को रुखसत कर दिया और एएसआई को बुलाकर एक छापामार पार्टी तरतीब देने को कहा। एक मुश्तबा आदमी का नूरे के घर से निकलना खाली अज इल्लत नहीं था। सपहर के वक्त हमने नूरे के मकान को चारों तरफ से घेर लिया और दरवाजे पर दस्तक दी। लम्हे भर के बाद एक औरत ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकलकर देखा और हमें देखकर जल्दी से दरवाज़ा बंद करके वापस चली गई। चंद लम्हों के बाद नूरा लोहार बाहर आया और झूमता झामता मेरी जानिब बढ़ा। क्या बात है मलिक साहब, क्या इधर कोई वारदात हो गई है? उसने सलाम करने के बाद कहा। मैंने उसे मुश्तबा शख्स का पम्प शू दिखाया और पूछा, इस जूते को पहचानते हो? उसने भवें सुकेड़ी और बोला, हाँ, कुछ जाना पहचाना सा तो लग रहा है। मैंने कहा कि कुछ मोतबर लोगों ने इस जूते के मालिक को आज सुबह अजानों से पहले तुम्हारे घर से मुश्तबा हालत में निकलते देखा था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो इतनी सुबह तुम्हारे घर में क्या कर रहा था? किसी ने ख्वाब देखा होगा, उसने बेपरवाही से कहा। सुबह के वक्त हमारे घर कोई नहीं आया। हाँ, याद आया, सुबह सुबह 2 नमाजी आए थे, शायद कुछ वाज़ व नसीहत करने, और तुमने उन्हें जलील करके भगा दिया। अगर नींद का मसला ना होता तो मैं उन्हें अच्छी तरह सबक सिखाकर भेजता। आप खुद सोचें, सुबह सुबह दरवाज़ा पीटना कहाँ की शराफत है? नींद का सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। हम तुम्हारे घर की तलाशी लेने आए हैं। मैंने कहा, औरतों से कहो कि एक तरफ हो जाएं। यह नहीं हो सकता, मैं शरीफ आदमी हूँ। आप किस कानून के तहत मेरे घर की तलाशी लेने आए हैं? शोर की आवाज़ सुनकर आसपास रहने वाले गली में निकल आए थे। मैंने सख्ती से कहा, अगर शराफत से इजाज़त नहीं दोगे तो हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। उसने इधर उधर देखा और कुछ फासले पर खड़े एक नौजवान को आवाज़ देकर कहा, ओए जीले, ज़रा नसके जा, चौधरी निज़ामुद्दीन को बुला ला। मैंने उसे गर्दन से पकड़ा और दरवाजे की तरफ धकेलते हुए कहा, चलो अंदर, हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हैं, हमारे पास और भी बहुत काम है। उसने गाली निकाली, गर्दन छुड़ाई और 4 कदम पीछे हटकर तेजी से कमानीदार चाकू निकाल लिया।
بولا اگر کوئی آگے آیا تو میں اس کی انتڑیاں نکال دوں گا۔ میں نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور ریوالور نکال لیا۔ سپاہیوں نے اس کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ اس نے ایک سپاہی پر چاقو سے وار کرنے کی کوشش کی۔ سپاہی پیچھے ہٹا تو وہ بڑک مار کر گھیرے سے نکلا۔ ایک سپاہی نے دوڑ کر پیچھے سے اس کا گریبان پکڑا اور اس کی کمر پر لات رسید کی۔ وہ چاقو کا وار کرنے کے لیے پلٹا۔ ASI نے اس کے چاقو والے ہاتھ پر رولر سے شدید ضرب لگائی۔ اس کے ساتھ ہی چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ سپاہی کے ساتھ لڑھکتا ہوا زمین پر گر گیا۔ اس کے بعد اس پر قابو پانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ ASI نے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیں۔ ہم اسے ساتھ لیے ہوئے اندر گھسے۔ 2 عورتوں کو ایک طرف ہونے کا کہہ کر گھر کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ وہ 3 کمرے کا ایک مکان تھا۔ تلاشی لینے میں زیادہ وقت صرف نہیں ہوا لیکن کوئی خاص چیز برآمد نہیں ہوئی۔ گھر میں 1-2 مرد اور بھی تھے لیکن کوئی ہمارے کام میں مزاحم نہیں ہوا تھا۔ ان میں نور لوہار کا بوڑھا باپ بھی تھا۔ تلاشی تقریباً ختم ہو گئی۔ مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہوا کہ میں نے کارروائی کرنے میں عجلت سے کام لیا تھا۔ پھر بھی میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ وہاں کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ اس ساری کارروائی کے دوران نورا گالیاں بکتا رہا اور ہمیں خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیتا رہا۔ اس ناکامی کے باوجود میں اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ چودھری نے اسے کتا کہا تھا اور میرا اندازہ یہ تھا کہ اس نے اپنی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے چودھری کے گھر میں نقب لگوائی تھی۔ ابھی اس جوتے کا مسئلہ حل ہونا باقی تھا جو اس کے گھر سے نکلنے والے مشتبہ شخص کے پیر سے نکل کر گر گیا تھا۔ اس وقت ہم اندرونی کمرے میں برآمدے میں کھڑے تھے اور 2 آدمی باورچی خانے کی تلاشی لے کر باہر نکل رہے تھے۔ ان میں ایک حوالدار اور ایک سپاہی تھا۔ حوالدار باورچی خانے کے دروازے میں رک گیا اور مڑ کر تنقیدی نظروں سے ایک ایک چیز کو دیکھنے لگا۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے یہ اناج کی کوٹھی نہیں دیکھی، اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور اندر چلا گیا۔ اسی لمحے چودھری نظام الدین اپنے چند مصاحبوں کے ہمراہ مکان میں داخل ہوا اور برہمی سے بولا، ملک صاحب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اسے مشتبہ شخص کا جوتا دکھایا اور مختصر الفاظ میں تفصیل بتائی۔ جوتا دیکھ کر اس کے چہرے پر الجھن نظر آنے لگی۔ اس نے جوتے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور بولا، یہ جوتا تو میرے ہی کسی آدمی کا لگتا ہے۔ یہ میرا اترا ہوا جوتا ہے۔ میری پرانی چیزیں نوکروں کے کام آ جاتی ہیں۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ حوالدار کی پرجوش آواز سنائی دی، ملک صاحب، ملک صاحب، ذرا ادھر تشریف لائیں۔ میں جلدی سے باورچی خانے میں پہنچا۔ چودھری نظام الدین نے بھی میری تقلید کی۔ باورچی خانے کے کونے میں غلہ رکھنے کی ایک کوٹھی بنی ہوئی تھی اور حوالدار اس کوٹھی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ میں مخمل کا ایک ڈبہ پکڑا ہوا تھا۔ اس نے وہ ڈبہ مجھے تھمایا اور کوٹھی کے اندر سے مزید ڈبے نکالنے لگا۔ چودھری نے چونک کر ڈبہ میرے ہاتھ سے لیا، اسے کھول کر دیکھا اور بولا، یہی ہے ہمارا زیور ہے۔ یہ یہاں کیسے پہنچا؟ واہ چودھری صاحب، میں نے کہا، بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ آپ کی حویلی میں نقب لگی ہے اور پوچھ رہے ہیں کہ یہ زیور یہاں کیسے پہنچا؟ چودھری کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ کا مطلب ہے کہ یہ کارستانی نورے کی ہے؟ نورا برآمدے میں 2 سپاہیوں کی نگرانی میں کھڑا تھا۔ میں نے کہا، میرے خیال میں یہ نورے کے کسی ساتھی کا کام ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں نے مل کر یہ کام کیا ہو۔ نورا شور مچانے لگا کہ اس کا اس واردات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ زیور وہاں کیسے پہنچا ہے۔ لیکن اس نے میرے ساتھ یہ حرکت کیوں کی؟ چودھری کو غصہ بھی آ رہا تھا اور وہ حیران بھی تھا۔ میں تو اس کمینے کو فرش سے اٹھا کر آسمان پر پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، گندگی کا کیڑا صاف جگہ پر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس نے آپ سے اپنی ذلت کا انتقام لیا ہے۔ آپ نے اسے کتا کہا تھا، کتا سمجھ کر پالا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس کی یہ بات اس کو یہ پسند نہیں آئی۔ کتا اگر پاگل ہو جائے تو وہ مالک کو کاٹنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ چودھری نے ہاتھ میں اس وقت جوتا پکڑا ہوا تھا۔ اس نے اسی جوتے سے نورے کو مارنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر پہلے دھمکیاں دینے والا نورا بھس بھرے بندے کی طرح ہو گیا۔ وہ جوتے بھی کھا رہا تھا اور اپنی بے گناہی کی قسمیں بھی۔ چودھری کا ہاتھ تھک گیا تو اس نے کہا، ملک صاحب، اسے تھانے لے جائیں اور اچھی طرح پھیٹی لگائیں۔ اس کے ساتھی کا بھی پتہ لگائیں۔ میں انہیں سزا دلائے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ ہمارا کتا
اور ہمیں ہی کاٹے۔ میں نے چند معززین کو بلا کر مشیر نامے میں مال مسروقہ کا اندراج کیا اور اس کو ایک گٹھری میں باندھا اور نور لوہار کو ساتھ لے کر تھانے پہنچ گیا۔ ابھی مشتبہ شخص کے جوتے کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، تھانے میں ایک ASI کو جوتا دے کر حویلی بھیج دیا سارے ملازموں سے اس جوتے کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے۔ چودھری کے بیان سے یہ بات یقینی ہو گئی تھی کہ وہ جوتا اس کے ہی کسی ملازم کا تھا۔ نورا لوہار بالکل ڈھیسا گیا تھا۔ اسے دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ وہ در حقیقت اندر سے ایک گدھا تھا جس نے شیر کی کھال اوڑھ رکھی تھی، اور وہ کھال چودھری کی پشت پناہی تھی۔ اس کے ظلم اور زیادتیاں میری نظر میں تھیں۔ اس نے غریبوں پر بڑے ظلم کیے تھے، شرفا کی پگڑیاں اچھالی تھیں، پھر ایک معصوم عورت کا قتل بھی اس کی گردن پر تھا۔ میں اس سے ان سارے جرائم کا ایک بال جرم کروانا چاہتا تھا، نیز اس سے اس کے ساتھی کے بارے میں بھی پوچھنا تھا جو ASI جوتے کے بارے میں پتہ کرنے گیا تھا۔ وہ 1 گھنٹے کے بعد واپس آ گیا۔ اس نے ایک حیرت انگیز انکشاف کیا، وہ جوتا جیونے کا تھا۔ جیونا ابھی تھانے میں ہی تھا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور جوتے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے جوتے پر نظر ڈالی اور بولا، یہ میرا ہی جوتا ہے جی، چودھری صاحب نے مجھے دیا تھا۔ بات الجھ گئی تھی۔ جیونا نورے کا ساتھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے بیری تھے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جیونا نورے کے گھر کیا کرنے گیا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں پتہ ہے کہ یہ جوتا ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ نہیں سرکار، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ آج صبح اذان سے پہلے 2 معزز آدمیوں نے تمہیں نور لوہار کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے تمہیں آواز دی تو تم بھاگ کھڑے ہوئے۔ تم نورے کے گھر کیا کرنے گئے تھے؟ یہ جھوٹ ہے جی، میں اپنے کوٹھے میں تھا، آپ بے شک میری گھر والی سے پوچھ لیں۔ میں اذانوں کے وقت اٹھا تھا اور بھینسوں کے لیے چارہ تیار کیا تھا۔ میں نے اسے دھمکایا تو وہ قسمیں کھانے لگا، کہنے لگا کہ حویلی کے سارے ملازم اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ رات کو حویلی سے باہر نہیں نکلا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ غالباً حویلی کے کسی دوسرے ملازم نے اس کا جوتا پہن کر کارروائی کی تھی۔ میرے استفسار کے جواب میں اس نے کہا کہ جوتا اس نے کوٹھی میں رکھا تھا اور دوسرا جوتا وہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات تفتیش طلب تھی، اس لیے میں نے اسے ایک ASI کے حوالے کیا۔ اس بھاگ دوڑ سے میں خاصا تھک گیا تھا۔ میں نے نورے کو ایک حوالدار کے سپرد کیا اور خود آرام کرنے گھر چلا گیا۔ آرام کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ میں نورے سے رات کے وقت پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا۔ تقریباً 5 گھنٹے آرام کرنے کے بعد میں رات کے 11 بجے دوبارہ تھانے پہنچ گیا اور نورے کو پوچھ گچھ کے کمرے میں طلب کیا۔ 2 مضبوط قسم کے حوالدار بھی کمرے میں بلا لیے۔ حوالدار نے نورے کے ہاتھ چھت سے لٹکنے والے 2 کڑوں میں ڈال کر انہیں اتنا اونچا کر دیا تھا کہ نورا صرف پنجے فرش پر ٹکا سکتا تھا۔ ہاں بھائی نورے بدماش، اب بتاؤ، اس سے پہلے کہاں کہاں چوریاں کی ہیں تم نے؟ جناب میں چور نہیں ہوں۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، پھر پوچھا، چور نہیں ہو تو پھر کیا ہو؟ اس پر تھپڑ کا مطلق اثر نہیں ہوا۔ بولا، میں چودھری کا آدمی ہوں جناب، جو کچھ کرتا ہوں چودھری کے حکم پر کرتا ہوں۔ حوالدار نے اسے پیچھے سے لات رسید کی۔ اوئے، یہ چودھری کا آدمی کیا ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تو نے چودھری سے نکاح پڑھوا رکھا ہے؟ نہیں جی، میرا مطلب ہے کہ میں چودھری کا خاص آدمی ہوں۔ ASI نے اس کی پسلیوں پر مکہ مارا۔ بولا، یہ سرکاری سانڈ ہے جی، اس نے غریبوں پر بڑے ظلم کیے ہیں۔ حضور، میں نے چودھری کے حکم کے بغیر کوئی کام بھی نہیں کیا۔ وہ اپنے سارے کارنامے چودھری کے سر تھوپنے پر تلا ہوا تھا اور کسی حد تک یہ بات صحیح بھی تھی۔ اس کی ساری پھوپھا چودھری کے دم سے ہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ تم نے چودھری کی حویلی میں سیند کس کے حکم سے لگائی تھی؟ یہ حرکت میں نے نہیں کی۔ میں نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارا۔ مال کس کے گھر سے برآمد ہوا ہے؟ مال تو جی میرے ہی گھر سے برآمد ہوا ہے۔ ASI نے کہا، جناب اس نے کسی عادی چور سے یہ کام کروایا ہے۔ میں نے کہا، چودھری نے تمہارے بارے میں کہا تھا کہ اس نے تمہیں کتا سمجھ کر پالا ہوا ہے۔ یہ بات سن کر تم خوش ہوئے تھے یا ناراض ہوئے تھے؟ جناب اتنی بڑی گالی سن کر کون خوش ہو سکتا ہے؟ لیکن میں نے اس کی ٹانگ پر ٹھڈا مارا اور کہا، ہم یہ کیوں نہ سمجھ لیں کہ تم نے اس گالی کا بدلہ لینے کے لیے چودھری کے گھر میں سیند لگوائی ہے؟ میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔
मैंने उसे एक और ठुड्डा मारा। ओए, तेरे जैसे बेईमान और बदकिरदार की कस्मों का क्या भरोसा। अपने साथी का नाम बता, वरना यहाँ से छुटकारा नहीं मिलेगा। आज सुबह 2 नमाजियों ने एक शख्स को तुम्हारे घर से निकलते देखा था। वो नमाजियों को देखकर भागा तो उसका एक जूता पीछे रह गया। हमने इस जूते की मदद से उसका सुराग लगा लिया है। मैं सारी बात समझ गया हूँ जी। ये सारा खेल चौधरी ने मुझे फंसाने के लिए खेला है। उसने अपने किसी आदमी के जरिए सींध लगवाई है और माल मेरे घर में रखवा दिया है। वो किसी दूसरे आदमी को इलेक्शन में खड़ा करना चाहता था, लेकिन मैं बैठने पर तैयार नहीं था। जो जूता आपको मिला है वो उसी के आदमी का है। जब आपने उसे जूता दिखाया तो उसने खुद ये बात कही थी। आप उसके आदमी को मेरे हवाले करें, मैं उसे एक दिन में सीधा कर दूंगा। एएसआई ने उसके पेट में घूंसा रसीद किया। बोला, पहले हम तुझे क्यों न सीधा करें। उसके मुंह से पहली बार हल्की सी हाय बरामद हुई। मैंने पूछा, तुम दुकानदारों से भत्ता वसूल करते हो? नहीं जनाब, मैंने कभी किसी को मजबूर नहीं किया। यानी दुकानदार तुम्हें खुशी से भत्ता देते हैं? मैं तो जी आप लोगों के हुक्म पर काम करता हूँ। रुपए में 12 आने आपके आदमी वसूल करते हैं। बड़े हवलदार ने बड़े शोर से उसकी कमर पर लात जमाई। बोला, ये झूठ बकता है जी, हम लोगों को बदनाम करना चाहता है। हवलदार ने पहली बार जोर से लात रसीद की थी। नूरा लात खाकर हिल गया। बोला, मार लो बच्चू, मार लो। वो क्या कहते हैं कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। मैं लोहार पुत्र हूँ, लोहे का बना हुआ हूँ। जब मेरी बारी आएगी तो एक भी नहीं सह सकोगे। तुम भी भत्ते में हिस्सेदार हो। हवलदार ने उसकी पसलियों में ताबड़तोड़ मुक्के बरसाए। वो चीख उठा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने पूछा, शाकिर अली की दुकान में आग किसने लगाई थी? पहले उसने इनकार किया, मगर थोड़ी सी फेंटी के बाद कबूल गया कि आग उसी ने लगाई थी। मैंने पूछा, सिद्दीक होटल वाले बेरे को क्यों मारा था? जनाब, उसने बदतमीजी की थी। तुमने खाने के पैसे दिए थे? मैं पैसे निकालने लगा था, मगर उसने मेरा गिरबान पकड़ लिया, लिहाजा मैंने उसकी पिटाई कर दी। तुम वाकई कुत्ते हो, कुत्ते, एएसआई ने कहा। बेरे ने कभी किसी शरीफ आदमी का गिरबान तो नहीं पकड़ा। तुम जैसे हरामखोर का क्यों पकड़ लिया? जनाब, ये बात तो उसी को मालूम होगी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूँ। अभी और बहुत सी बातें हैं। तुमने डॉक्टर बशारत की बीवी के साथ जो कुछ किया, मैं उसकी तफसील भी सुनना चाहता हूँ। सुबह तक सारी बातें सोच के रखो। लोहार बनकर नहीं, इंसान बनकर सोचना। जब तक सच नहीं बोलोगे इसी तरह पिटते रहोगे। और वो चीखने लगा और हर बात बताने का इकरार करने लगा। मुझे मालूम था कि वो इतनी आसानी से सीधी राह पर नहीं आएगा। मैं रात के अमले को उसके बारे में हिदायत देकर घर चला गया। सुबह जब मैंने नूरे लोहार को अपने कमरे में बुलवाया तो उसका लोहा खासा नरम हो चुका था। उसकी आंखें बता रही थीं कि उसकी कुव्वत मज़ाहमत कमज़ोर हो चुकी थी। मैंने कहा, क्यों भाई नूरे, तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है या अभी कोई कसर बाकी है? जनाब, तबीयत और याददाश्त तो पहले भी ठीक थी। मैं तो रात ही को सब कुछ बताने के लिए तैयार था। हमें कोई जल्दी नहीं है। मैंने कहा, अच्छी तरह सोच लो। जनाब, मुझ पर रहम करें। मैं सारी रात नहीं सोया हूँ, सारा पिंडा अकड़ गया है। बच्चू, तूने शरीफ लोगों की नींदें हराम कर रखी थीं। अगर तुझे 2-4 रातें जागनी पड़ गईं तो कौन सी आफत आ जाएगी? अभी तो ये पहली रात है। उसने खौफ से आंखें फैलाईं। पूछा, क्यों जी, मुझे अभी और जागना पड़ेगा? ये थाना है, थाना। यहाँ हम बदमाशों और लोफरों को बिस्तर नहीं दिया करते। उसने रोते हुए कहा, ओ जनाब, मैं मर जाऊंगा, मुझ पर रहम करें। रात को आपको जाने के बाद हवलदार ने मुझे बहुत मारा था। कह रहा था कि मैंने भत्ते की बात क्यों बताई। इसका भी बंदोबस्त कर लेंगे। मैंने कहा, तुम अपनी बात करो। रहम उस पर किया जाता है जो दूसरों पर रहम करता है। मेरे सवालों का सही जवाब देना। अगर झूठ बोला तो इस दफ़ा वाकई उल्टा लटका दूंगा। मैं सच बोलूँगा जी। सिद्दीक होटल वाले के बेरे को मारा था? हाँ जी, मारा था। चौधरी मेरे इन कामों पर खुश होता था। मैं इसी की शय पर यह काम करता था। ओए, चौधरी ने तो सिद्दीक होटल वाले को अपनी जेब से खाने के पैसे दिए थे और उसके सामने तुम्हें कुत्ता कहा था। वो कैसे इन बुरे कामों की शय दे सकता है? मलिक साहब, आप चौधरी को नहीं जानते। वो बहुत ऊंचा सियासतदान है।
हमें कहता है कि शरीफों को लूटो और तंग करो। जब लोग उसके पास शिकायत लेकर जाते हैं तो उनके सामने हमें गालियाँ निकालता है और उनको तसल्लियाँ देता है। अगर उसका कोई आदमी पुलिस के हत्थे चढ़ जाए तो फिर उसे छुड़ा लेता है। इस ड्रामे का मकसद उसका यह है कि लोग उसे नेक, खुदातर्स और साहिब इख्तियार समझें, यानी उसकी शान बढ़ती रहे और हमारी मट्टी पलीद होती रहे। एएसआई ने गुस्से से कहा, ओए खोते दिया खुरा, जब तुम्हें ये सब कुछ मालूम है तो फिर उसके इशारों पर क्यों नाचते हो? हुजूर, कुछ रोज़ी भी तो कमानी है ना? मैंने पूछा। डॉक्टर बशारत अली और उसकी बीवी के साथ जो सलूक तुमने किया वो किसके इशारे पर किया था? उसने ज़रा तामुल किया, फिर बोला, वो भी चौधरी के हुक्म पर किया था। चौधरी ने उससे कहा था कि वो अपना नाम वापस ले ले। चौधरी ने उसे रकम भी पेश की थी मगर उसने इनकार कर दिया। फिर चौधरी ने हमें भेजा कि जाकर उसका दिमाग ठीक करो। मैं इस काम में अकेला नहीं था। और कौन कौन था तुम्हारे साथ? उसने 4-5 नाम गिनवाए, उनमें चौधरी के भांजे का नाम भी शामिल था। हम ये बात कर ही रहे थे कि चौधरी कमरे में दाखिल हुआ। उसने हस्बे साबिक तुर्रेदार पगड़ी, स्याह शेरवानी और सफ़ेद शलवार पहन रखी थी। उसके हाथ में छड़ी थी। वाज़े तौर पर उसने नूरे की बात सुन ली थी, क्योंकि उसने आते ही छड़ी से एक ज़ोरदार ज़रब नूरे को लगाई। मलिक साहब, इस कुत्ते को उल्टा लटका कर मारें। चौधरी साहब, मैं अपने काम के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने कहा। आप इस छड़ी को अपने काबू में रखें। नूरे का कहना है कि उसने सारी बदमाशियाँ और जुल्म आपके ईमा पर किए हैं। अच्छा, उसने तल्खी से कहा, तो फिर ऐसा करें कि इसे छोड़ दें और मुझे गिरफ्तार कर लें। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, आपको ये बात मालूम हो गई होगी कि इसने और आपके दीगर आदमियों ने डॉक्टर बशारत अली और उसकी बीवी से कितना वहशियाना सलूक किया था। बशारत अली की बीवी हामला थी और वो इस जुल्म की ताब न लाकर अगले रोज़ फौत हो गई थी। उसने मुझे बताया है कि इन लोगों में आपका भांजा भी शामिल था। इसका कहना है कि वो कार्रवाई इसने आपके हुक्म पर की थी। मलिक साहब, क्या आप इस कमीने बदमाश के बयान पर एक मोअज़्ज़िज़ और साहिब हैसियत शख्स पर हाथ डालने की कोशिश करेंगे? चौधरी साहब, ये कमीना बदमाश एक रोज़ पहले तक आपका मंसूर नज़र था। आपने इसका नाम नूरदीन भट्टी तजवीज़ किया था और इसे इलेक्शन में कामयाब करवाकर इसे असेंबली में पहुंचाना चाहते थे। पहली दफ़ा जब आप इसकी खातिर थाने में आए थे तो आपने इसे मासूम और बेगुनाह करार दिया था। छोड़े मलिक साहब, आप किस चक्कर में पड़ गए हैं? इस शख्स का यह भी कहना है कि सींध आपने खुद लगवाई है। मैंने मज़ीद कहा, यह बात आपको मालूम हो चुकी होगी कि हमें जो जूता इसकी गली से मिला है वो आपके मुलाजिम जीवने का है, लेकिन उसका कहना है कि वो सारी रात हवेली से बाहर नहीं निकला। ये बात इस नमक हराम ने कही है? चौधरी ने एक बार फिर उसे छड़ी से मारना चाहा। ये कुत्ते का बच्चा मुझ पर इल्ज़ाम लगाता है। इस दफ़ा नूरे ने चौधरी के हाथ से छड़ी छीन ली और घुटने पर मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर इत्मीनान से बोला, कुत्तों को हर तरफ कुत्ते ही नजर आते हैं। उसके चेहरे पर कोई डर खौफ नहीं था। चौधरी की आंखों से शोले निकलने लगे। वो कभी अपनी टूटी हुई छड़ी को और कभी नूरे को देखता था। नूरा भी पूरी आंखें खोलकर उसे घूरने लगा। मैं समझ गया कि नूरे का दिमाग उलट चुका है। अब वो चौधरी का कुत्ता नहीं रहा था। नूरे, तूने मेरी छड़ी तोड़कर अच्छा नहीं किया, चौधरी ने कहा और तेज़ी से वापस पलट गया। अगले रोज़ खबर मिली कि नूरे की 14-15 साला बहन नसीरा अगवा हो गई है। यह खबर थाने में बंद नूरे ने भी सुनी और कुछ नहीं बोला। ये बात बड़ी वाज़ेह थी कि नसीरा को चौधरी ने अगवा कराया था। नूरे का बूढ़ा बाप थाने में अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाने आया। उसके साथ 2 नौजवान भी थे। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद उन्होंने नूरे से बात करने की इजाज़त मांगी, जो मैंने उसे दे दी। वो लोग नूरे से बात करके चले गए। बाद में हवालात के सामने ड्यूटी देने वाले सिपाही ने मुझे बताया कि नूरे ने चौधरी को धमकी आमेज पैगाम पहुंचाया है। उसने कहा था कि अगर शाम तक उसकी बहन घर न पहुंची तो अच्छा ना होगा, लेकिन चौधरी ने उसकी धमकी की कोई परवाह न की। रात को नूरा हवालात से फरार हो गया। शबीना इंचार्ज के मुताबिक गश्ती सिपाहियों ने रात के 12 बजे 2 मुश्तबा नौजवानों को गिरफ्तार किया और उन्हें हवालात में बंद करने के लिए थाने लाए। लेकिन जब हवालात का दरवाज़ा खोला गया तो नूरा लोहार,
तेजी से बाहर आ गया। उन तीनों ने बड़ी तेजी के साथ हवालात के सामने मौजूद सिपाहियों को बेबस किया और 2 सिपाहियों की राइफलें छीनकर फरार हो गए। इस जगह एक ज़िमनी बात का जिक्र करना ज़रूरी मालूम होता है। बाद में मुझे उन गश्ती सिपाहियों पर शक हुआ जो 2 मुश्तबा नौजवानों को गिरफ्तार करके लाए थे। इस सिलसिले में जब तफ्तीश की गई तो मेरा शक सही साबित हुआ। सिपाहियों ने नूरे के आदमियों से रिश्वत ली थी और उसे फरार होने में मदद दी थी। इन दोनों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई। ताहम ये एक अलग कहानी है। मुझे तकरीबन निस्फ घंटे के बाद फरार की इत्तला मिली। इस अरसे में नूरा अपना काम कर चुका था। वो अपने साथियों के हमरा सीधा चौधरी की हवेली में पहुंचा। तीनों दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुए और सबसे पहले चौकीदार पर काबू पाकर उसकी डबल बैरल शॉटगन छीन ली। फिर उन्होंने हवेली का अंदरूनी दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा चौधरी के अकलौते बेटे ने खोला। नूरे ने दरवाज़ा खुलते ही उसे शूट कर दिया। चौधरी का 26-27 साल गबरू नौजवान बेटा 2 गोलियां खाकर दरवाजे पर ही ढेर हो गया। गोलियां चलने की आवाज़ सुनकर हवेली में खलबली मच गई। चौधरी की 3 बेटियां थीं जिनमें से एक शादीशुदा थी और अपने घर में रहती थी। नूरे को हवेली का सारा नक्शा मालूम था। वो सीधा लड़कियों की ख्वाबगाह में घुसा और छोटी लड़की को, जिसकी उम्र 18-20 साल के लगभग थी, काबू कर लिया। चौधरी रिवॉल्वर हाथ में पकड़े नंगे सर और नंगे पांव मौके पर पहुंचा। उसने देखा कि नूरे के दोनों साथी बंदूकें ताने खड़े थे और नूरे ने इसकी नौजवान बेटी को अपनी ढाल बना रखा था। लड़की चीख रही थी, चौधरी रिवॉल्वर फेंक दे। नूरे ने कर्जदार आवाज़ में कहा, नहीं तो मैं तेरी बेटी को गला घोंटकर ख़त्म कर दूंगा। चौधरी की बीवी और हवेली के मुलाजिम भी वहां पहुंच गए, लेकिन किसी को तनी हुई राइफलों के सामने दम मारने की जुर्रत नहीं हुई। नूरे, इस हरकत से बाज आ जा। तूने मेरा नमक खाया है। मेरे साथ आराम से बैठकर बात कर। मैं तुझे पुलिस से छुड़वा लूँगा, मुकदमा ख़त्म करा दूँगा। चौधरी को अभी अपने बेटे की मौत का इल्म नहीं हुआ था। नूरे ने गर्द कर कहा, चौधरी, अब और मुकदमे दर्ज होंगे। तू मुझे पुलिस से क्या छुड़ाएगा? मेरे बाजुओं में बहुत दम है। रिवॉल्वर जल्दी नीचे फेंक, वरना तेरी बेटी की लाश गिरेगी। चौधरी ने रिवॉल्वर फेंक दिया, लेकिन नूरे ने लड़की को नहीं छोड़ा। बोला, मेरी बहन कहाँ है? मैं तेरी बहन के बारे में कुछ नहीं जानता। चौधरी रिवॉल्वर फेंकने के बाद ढीला पड़ गया था। नूरे ने रिवॉल्वर उठा लिया और बोला, अगर तुझे मेरी बहन का नहीं पता तो ये लड़की हमारे साथ जाएगी। जो हशर मेरी बहन का होगा वही इसका होगा। चौधरी की बीवी मुसलसल चीख रही थी। नूरे ने अपने साथियों को चलने का इशारा किया और खुद दरवाजे की तरफ बढ़ा। नूरे, रुक जा, चौधरी ने कहा, मैं तेरी बहन के बारे में पता करता हूँ। तू पता नहीं करेगा, हम तेरे साथ चलेंगे। नज़ीरा हवेली के एक कमरे में बंद थी। नूरे ने अपनी बहन को देखे बगैर चौधरी की बेटी को नहीं छोड़ा। नज़ीरा ने नूरे के पूछने पर बताया कि वो खैरियत से है और उसकी इज्जत भी महफूज है। नूरे ने जाते जाते चौधरी से कहा, चौधरी, नूरा अब कुत्ता नहीं शेर बन चुका है। मैं जंगलों में जा रहा हूँ। अगर मेरे घर वालों को कोई नुकसान पहुँचा तो मैं तेरी तीनों बेटियों को उठाकर ले जाऊँगा। जाने से पहले उसने चौधरी की तिजोरी भी खाली कर डाली। जब हम हवेली में पहुँचे तो वहाँ मातम पपा था। ये सारी तफसील जो मैंने आपको बताई है मुख्तलिफ लोगों के बयानात से मेरे इल्म में आई थी और यूँ नूरा लोहार नूरा डाकू बन गया। जिस शख्स की वजह से वो डाकू बना वो शख्स भी उसके शर से महफूज ना रहा। हमने ज़िलाई पुलिस हेडक्वार्टर के ताउन से नूरे के पीछे कई छापामार पार्टियां रवाना की, मगर कोई कामयाबी ना हुई। चंद रोज़ के बाद नूरे का ख़ानदान भी कस्बा छोड़कर चला गया। बेटे की मौत के सबब चौधरी को सख्त सदमा पहुंचा, ताहम उसके तौर तरीक़ों में कोई फ़र्क न आया। नूरे के जाने के बाद उसने 2 और बदमाश पाल लिए। शायद ये उसकी मजबूरी भी थी, क्योंकि सियासी रकाबतों और ख़ानदानी दुश्मनियों की वजह से ये लोग गुंडे पालने पर मजबूर होते हैं। चंद हफ्ते के बाद नूरे डाकू की वारदातों की खबरें आने लगीं। उसने जो रास्ता इख्तियार किया था वो रास्ता इख्तियार करने पर वो मजबूर हुआ था। उसमें डकैतियों के बगैर गुजारा नहीं हो सकता था। चौधरी के घर में जो नकब लगी थी वो नूरे के फरार के बाद मुअम्मा बन गई थी। जीवने के बारे में हमने हर तरह की तफ्तीश कर ली थी। वो ज़ाती तौर पर इस वारदात में मुलविस नहीं था। जूते का मामला भी हल नहीं हुआ था। दूसरे
दूसरे जोड़े का जूता जीवने के कोठे में मौजूद था और उस पर जमी हुई गर्द इस बात को जाहिर करती थी कि वो जूता कई रोज से इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस छानबीन के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि किसी ने वो जूता भी चोरी किया था और हमें गलत रास्ते पर लगाने के लिए उसे गली में फेंक गया था। यह भी मुमकिन था कि वो चौधरी या नूरे को गलतफहमी में मुब्तला करना चाहता था। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि नूरे के घर से जो मसरूक़ का जेवर बरामद हुआ था वो चौधरी के बयान के मुताबिक पूरा नहीं था, यानी कुछ जेवर कम था। इस बात के जिक्र का मुझे ख्याल नहीं रहा। तकरीबन 6 या 7 माह बाद करीबी इलाके की पुलिस ने एक शख्स को मसरूक़ का जेवर फरोख्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया। जब उस शख्स से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मज़कूरा जेवर उसने चौधरी निज़ामुद्दीन के घर से चोरी किया था। इस बात की तस्दीक और ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद ये शख्स हमारे सुपुर्द कर दिया गया। उसने अपना नाम अशरफ खान बताया। उसे देखकर मुझे ताज्जुब हुआ क्योंकि उसकी उम्र 45 और 50 साल के दरमियान थी और वज़े क़ते से वो माकूल आदमी मालूम होता था, यानी वो रवायती चोरों से खासा मुख्तलिफ नज़र आता था। उसका जिस्म दुबला पतला और कद दरमियाना था। मैंने जब उसे पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने आजिज़ी से कहा, जनाब अली, मैं उधर से बहुत सारी मार खा के आया हूँ। अगर आपने भी यही काम किया तो बंदा फौत हो जाएगा और कफन दफन का इंतज़ाम आप ही को करना पड़ेगा। मैंने कहा, अगर सच बोलोगे तो कुछ नहीं कहूँगा, यही तो सारा मसला है। उसने कहा, मैं सच बोलूँगा तो आप यकीन ही नहीं करेंगे और मुझे झूठ बोलने पर मजबूर करेंगे। मालूम होता है कि तुम्हें थाने का बहुत तजुर्बा है। आप सही फरमाते हैं जनाब, मैंने 15 साल चोरियां की हैं और 5 साल जेल में गुजारे हैं। उसकी साफ गोई पर मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने कहा, इसका मतलब है कि तुम तो आदी चोर हो। था, उसने जवाब दिया। 13 साल पहले तौबा कर ली थी, फिर दोबारा चोरी क्यों की? उसके चेहरे पर कर्ब नमूदार हो गया। कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा, फिर बोला, हालात ने मजबूर कर दिया था, घर में तंगी आ गई थी। ये बड़ी दुख भरी कहानी है। वो ख्यालों में खो गया। मैंने फैसला किया था कि चोरी का माल अपने पास नहीं रखूँगा, मगर आखिरी वक्त पर शैतान ने बहका दिया और मैंने चंद चीज़ें अपने पास रख लीं खीसे में और इसी वजह से पकड़ा गया। नूरे से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? वही जो एक शरीफ आदमी का किसी बदमाश से होता है। अशरफ खान, बुझारतें नहीं डालो, सीधी बात करो। जनाब अली, बात ज़रा लंबी है, अगर आपके वक्त का हरज ना हो तो अर्ज़ करने की जुर्रत करूं। मैंने उससे कहा कि मैं पूरी बात सुनना चाहता हूं। उसने तफसील बताते हुए कहा कि वो 14-15 साल की उम्र में जुराइम की दुनिया में दाखिल हुआ था। उसके वालिद गरीब और पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखते थे। जब वो 6 साल का था तो उन्होंने उसे एक ऐसे शख्स के सुपुर्द कर दिया जो एक सर्कस में जिस्मानी करतब दिखाता था। उसने उसे भी इसी किस्म के जिस्मानी करतब सिखाए और खूब माहिर बना दिया, लेकिन उसकी बदकिस्मती के 13-14 साल की उम्र में वो एक माहिर नकबज़न के हत्थे चढ़ गया। उस नकबज़न ने महसूस किया कि लड़का अपनी जिस्मानी महारत की वजह से उसके बहुत काम आ सकता है, लिहाजा उसने अशरफ को अपने साथ मिला लिया और उसे चोरी और नकबज़नी में माहिर बना दिया। वो बंदर की तरह फुर्तीला था, बड़ी आसानी से दीवारों और छतों पर चढ़ जाता था, रोशनदानों से बंद कमरों में कूद जाता था, फ़ज़ा में कलाबाजियाँ लगा सकता था, दौड़ने में चीते की तरह तेज़ था। चोरी और नकबज़नी के साथ साथ उसने जेबें काटने का फ़न भी सीखा। उसका कमाल ये था कि वो किसी भी वारदात के दौरान काबू नहीं आया। अपनी जुराइम की ज़िंदगी में से सिर्फ 2 दफ़ा सज़ा हुई थी और दोनों दफ़ा अपने साथियों की वजह से वो गिरफ्तार हुआ था। 25 साल की उम्र में उसने शादी कर ली। उसकी बीवी गरीब मगर पढ़ी लिखी और नेक सीरत लड़की थी। उसने शादी के फ़ौरन बाद अशरफ खान को चोरी चकारी का पेशा तर्क करने की तलकीन शुरू कर दी। 1 साल के बाद उनके यहाँ बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने अज़रा रखा। वो बड़ी खूबसूरत और ज़हीन बच्ची थी। अशरफ खान ने मुझे बताया कि जब वो अपनी नेक सीरत बीवी और खूबसूरत बच्ची को देखता तो उसे अपने वजूद से नफरत सी होने लगती। वो अक्सर सोचता कि जब उसकी बेटी बड़ी होगी तो वो इसके बारे में क्या सोचेगी।
جب کوئی اس سے پوچھے گا کہ اس کا باپ کیا کام کرتا ہے تو وہ کیا جواب دے گی؟ کیا یہی کہے گی کہ اس کا باپ ایک چور ہے؟ یہ اس سوچ کا نتیجہ تھا کہ جب عذرا 5 سال کی ہوئی تو اشرف خان نے جرائم سے توبہ کر لی اور اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو تعلیم دلائی اور تقریباً 1.5 سال قبل ڈاکٹر بشارت علی سے اس کی شادی کر دی۔ ڈاکٹر بشارت علی اور اس کی بیوی کا ذکر میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اشرف خان اس بات پر بہت خوش تھا کہ اس کی بیٹی اچھی جگہ بیائی گئی تھی، لیکن 8-9 ماہ قبل جب اسے عذرا کی اچانک موت کی خبر ملی تو اسے اور اس کی بیوی کو ناقابل بیان صدمہ پہنچا۔ اس کے داماد بشارت علی نے اپنے ساتھ پیش آنے والے سانحے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن عذرا کی موت کے بعد وہ قصبہ چھوڑ کر اپنی سسرال چلا گیا اور ہر وقت بجھا بجھا سا رہنے لگا۔ پھر ایک روز اس نے خاموشی سے خودکشی کر لی۔ اس کی موت کے بعد اشرف خان کی بیوی کو اس کے سامان سے چند کاغذات ملے جن میں نورے اور چودھری کرم الدین کے ظلم کا سارا احوال درج تھا۔ اشرف خان نے بتایا کہ ظلم کی یہ داستان پڑھ کر اس کے سینے میں آگ سی لگ گئی۔ اسے نہ نیند آتی تھی اور نہ بھوک لگتی تھی۔ چند روز پریشان رہنے کے بعد وہ ہمارے قصبے میں آ گیا اور وہ نورے سے انتقام لینے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ اس نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی کہ وہ ڈاکٹر بشارت علی کا سسر تھا، تاہم لوگوں سے مل کر نورے کے بارے میں وہ معلومات اکٹھی کرتا رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر وہ چاہتا تو رات کے اندھیرے میں نورے کو قتل بھی کر سکتا تھا، لیکن یہ بات اس کے اصول کے خلاف تھی۔ جس استاد نے اسے نقب زنی سکھائی تھی اس نے اس سے پہلی بات یہی کہی تھی کہ دیکھو، کبھی بھول کر بھی کسی انسان کو قتل نہ کرنا۔ قاتل کو قانون سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ وہ بچ پاتا، اور اگر قانون سے بچ بھی جائے تو اس کی ساری زندگی عذاب بنی رہتی ہے۔ اشرف خان نے کہا کہ یہ بات میں نے لڑک پن سے پلے میں باندھ لی تھی اور انسان پر وار کرنے سے ہمیشہ گریز کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی بیٹی اور داماد کے قاتلوں پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ نورا لوہار نور الدین بھٹی بن کر انتخاب لڑ رہا تھا اور چودھری کی پشت پناہی کی وجہ سے اس کا جیتنا یقینی تھا۔ اشرف خان نے سوچا کہ اگر نورا انتخاب جیت گیا تو اس کے اختیارات میں اضافہ ہو جائے گا اور وہ لوگوں پر پہلے سے زیادہ ظلم ڈھائے گا، لہٰذا اسے سب سے پہلے اس کام میں فیل کرنا ضروری تھا۔ اشرف خان نے چودھری کے ملازموں سے میل جول بڑھانا شروع کیا۔ ان ملازموں میں اللہ رکھا نامی ایک ملازم بھی تھا۔ وہ مسکین صورت اور سیدھا سادہ آدمی تھا۔ اشرف خان کو پتہ چلا کہ اللہ رکھا مغرب کی نماز کے بعد ایک حلوائی کی دکان پر دودھ پینے جاتا تھا۔ ایک شام اشرف خان بھی حلوائی کی دکان پر پہنچ گیا اور ایک پیالہ دودھ کا لے کر اللہ رکھا کے پاس بینچ پر جا بیٹھا۔ کچھ دیر تک دونوں خاموشی سے دودھ پیتے رہے۔ 2-4 گاہک دوسرے بینچ پر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اشرف خان نے اللہ رکھا کو سلام کیا اور رازدارانہ انداز میں کہا، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، پر ڈر بھی لگتا ہے۔ چاچا، بات کیا ہے؟ اللہ رکھا نے پوچھا، اور ڈر کس بات سے لگتا ہے؟ اشرف خان نے دھیمی آواز سے کہا، تم شکل و صورت سے شریف آدمی لگتے ہو، اس لیے میں نے تم سے بات کرنے کی ہمت کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم کسی اور سے یہ بات نہیں کرو گے۔ مجھے چغل خوری کی عادت نہیں ہے۔ اشرف خان اللہ رکھا کے قریب سرک آیا اور بڑی دبی ہوئی آواز میں بولا، بات یہ ہے کہ میری جوان بیٹی اغوا ہو گئی ہے۔ اس کی عمر 16-17 سال کے قریب ہے، رنگ گورا چٹا ہے، ناک میں سونے کی نتھ ہے۔ پرسوں جب وہ گھر سے غائب ہوئی تھی تو اس نے ہرے رنگ کا پھولدار سوتی جوڑا پہنا ہوا تھا، گلے میں چاندی کا ہار تھا اور ہاتھ میں چاندی کا کڑا تھا۔ میں اور میری بیوی اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ کسی نے مجھے بتایا ہے کہ سلیمہ کو اس بستی کے کسی بدماش نے اغوا کیا ہے۔ اللہ رکھا نوجوان اور غیر شادی شدہ تھا۔ لڑکی کے ذکر سے اس کے دل میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ اس نے ہولے سے کہا، چاچا، اس بستی میں تو ایک ہی بدماش ہے، اس کا نام نورا لوہار ہے۔ اگر اس نے تیری بیٹی کو اغوا کیا ہے تو پھر معاملہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ ویسے تو میں نے تم سے بات کی ہے، تم جوان آدمی ہو، 2-4 یار بیلی بھی ہوں گے۔ مشکل ہے، اللہ رکھا نے کہا، بہت مشکل ہے۔
मैं गरीब आदमी हूँ और चौधरी निजामुद्दीन का नौकर हूँ। अगर मैंने इस मामले में दखल दिया तो चौधरी मेरी हड्डी पसली एक कर देगा। नूरा चौधरी का खास आदमी है। अशरफ खान चुप सा हो गया। दूध खत्म करने के बाद उसने अल्लाह रखा के दूध के पैसे भी अदा कर दिए और उसके साथ एक तरफ चल पड़ा। दोनों बातें करते हुए चौधरी की हवेली के करीब पहुंच गए। अल्लाह रखा रुक गया। अशरफ खान हवेली की तरफ देखते हुए बोला, हवेली तो बहुत बड़ी है। अगर नूरा चौधरी का खास आदमी है तो उसने मेरी बेटी को इस हवेली में छुपा रखा होगा। हवेली में तो ऐसी कोई लड़की नहीं आई, अल्लाह रखे ने कहा। अगर आई होती तो मुझे ज़रूर पता चल जाता। कोई रोने पीटने की आवाज़ ही आ जाती। हवेली में ज़रूर कोई खुफिया कमरा होगा। अशरफ खान असल मकसद की तरफ आ गया। वो हवेली के कमरों का हाल जानना चाहता था। कोई जनान खाना वगैरह, कोई तहखाना वगैरह। तहखाना कोई नहीं है। कमरे मेरे देखे वाले हैं। मैं कई दफ़ा जाले वगैरह साफ़ करने के लिए अंदर जा चुका हूँ। अल्लाह रखा अशरफ की बातों में आ चुका था। अशरफ खान उससे एक एक कमरे के बारे में पूछने लगा, यहाँ तक कि वो अपने मतलब के कमरे का हाल मालूम करने में कामयाब हो गया। इस पहली मुलाकात के बाद अशरफ खान ने रोज़ाना अल्लाह रखे से मिलना शुरू कर दिया। बातों के दौरान उसे नूरे और जीवने के तनाज़े का इल्म हुआ। यह भी पता चला कि चौधरी ने नूरे को कुत्ता कहा है और ये बात जीवने के ज़रिए नूरे के इल्म में आ चुकी है और ये कि नूरा इस बात पर खुश नहीं है और चौधरी ने जीवने को चुगली खाने पर खूब फेंटी लगाई है। अशरफ खान ने इस मामले को अपने हक में इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो रात के 3 बजे नकब ज़नी के सामान के साथ चौधरी की हवेली में दाखिल हुआ। पहले जीवने के कोठे से उसका जूता चोरी किया और फिर स्टोर की दीवार में नकब लगाई। उसने सारा काम नहायत इत्मीनान और एतमाद के साथ किया। संदूक के ताले तोड़ने में उसे कोई मुश्किल पेश नहीं आई। वो 1 घंटे तक अपने काम में मसरूफ़ रहा और किसी को कानों कान खबर न हुई। इस दौरान में वो चौकीदार की आवाज़ें सुनता रहा और ये अंदाज़ा लगाता रहा कि वो किस तरह चक्कर लगाता है। गश्ती पुलिस के बारे में उसने बताया कि वो 3-4 बजे के बाद अमूमन सो जाते हैं। ये उसका तजुर्बा था। अपना काम मुकम्मल करने के बाद उसने ज़ेवरात एक गठरी में बांधे और बस्ती की सुनसान गलियों से होता हुआ नूरे के घर पहुंच गया। उसके एतमाद का यह आलम था कि उसने नूरे के बावर्ची खाने में बैठकर रात का बचा हुआ खाना खाया और इस दौरान में ज़ेवर छुपाने के लिए मौजूद जगह के बारे में सोचता रहा। फिर उसकी नज़र गले की कोठी पर ठहर गई। जब वो ज़ेवरात के डब्बे कोठी में छुपा रहा था तो उसकी नीयत में फतूर आ गया। उसने चंद ज़ेवर अपनी जेब में रख लिए और यही उसकी गिरफ्तारी का मौजिब बन गए। इस सारे काम से फारिग होकर वो सहन के दरवाजे में जाकर ठहर गया और किसी नमाजी या चौकीदार का इंतज़ार करने लगा। ये उसके काम का बहुत ज़रूरी हिस्सा था। वो नूरे के मकान की निशानदही करना चाहता था ताकि जब हवेली में होने वाली तफ्तीश शुरू हो तो नूरे के मकान से निकलने वाले मुश्तबा शख्स का जिक्र भी आए। कुछ देर बाद उसने 2 आदमियों को गली में नमूदार होते देखा। जब वो दोनों करीब पहुंचे तो वो मुश्तबा अंदाज में बाहर निकला और धीरे धीरे कदम उठाता हुआ एक तरफ चल दिया। नतीजा उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक निकला। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि नमाजियों के नाम साहिब अली और मोहम्मद शरीफ थे। शरीफ ने अशरफ खान से रुकने के लिए कहा और उसके पीछे लपका। अशरफ खान बुढ़ापे के बावजूद खासा फुर्तीला था। उसने फ़ौरन दौड़ लगा दी और हाथ में पकड़ा हुआ जीवने का जूता नीचे गिरा दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ उसका अहवाल आप सुन ही चुके हैं। बात ख़त्म करने के बाद अशरफ खान ने गुलूगीर आवाज़ में कहा, थानेदार साहब, बेटी और दामाद की मौत के बाद मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं रही। आप मुझे जेल भिजवा दें या फांसी लगवा दें, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा, अशरफ खान, तुम चोरी का माल फ़रोख्त करते हुए पकड़े गए हो और अपने जुर्म का इकरार भी कर चुके हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला, सरकार, मैंने आपसे रहम की अपील तो नहीं की। आप वही करें जो आपका फ़र्ज़ है। मैंने उसका कंधा थपथपाया और फिर कहा, तुम मज़लूम इंसान हो, तुम पर जुल्म हुआ है। मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचता हूँ। ये कहानी जो तुमने मुझे सुनाई है अगर चौधरी के इल्म में आ गई तो वो तुम्हें सज़ा दिलवाने की पूरी कोशिश करेगा। बल्कि कोई अजब नहीं कि किसी बदमाश के ज़रिए तुम्हें कत्ल करवा दे, क्योंकि तुम्हारी कार्रवाई की वजह से उसका इकलौता बेटा कत्ल हो चुका है। इसलिए तुम ये कहानी किसी और को ना सुनाना।
बहुत बेहतर सरकार। उसे बचाने के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ा, ये एक अलग कहानी है और उसका जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं। बस इतना बता देना मुनासिब होगा कि अदालत ने उसे चंद पेशियों के बाद बरी कर दिया। कुछ अरसे के बाद मेरा उस इलाके से तबादला हो गया। तकरीबन 1 साल बाद मुझे पता चला कि नूरा लोहार एक पुलिस मुकाबले में मारा गया था। चंद रोज़ के बाद मेरी मुलाकात एक हवलदार से हुई जो हिनौज चौधरी निज़ाम 3 के इलाके में तैनात था। बातों के दौरान उसने कहा, मलिक साहब, आपको नूरा लोहार तो ज़रूर याद होगा। बिल्कुल याद है, मैंने कहा। सुना है कि वो एक पुलिस मुकाबले में मारा गया है। वो मुस्कुराया और बोला, जाली पुलिस मुकाबले में? हमने गिरफ्तार कर लिया था उसे और उसको अदालत के हवाले करना चाहते थे, मगर चौधरी निज़ामुद्दीन ने मौजूदा थानेदार के साथ मिलकर उसे मरवा दिया। पहली गोली खुद चौधरी ने चलाई थी। हम लोग उसे रात के वक्त जंगल में ले गए, उसके पैरों में बेड़ियां डालकर छोड़ दिया। उस वक्त उसकी हालत देखने वाली थी। वो चीख रहा था, मिन्नतें कर रहा था, रो रहा था, लेकिन तनी हुई राइफलों से बचने के लिए इधर उधर भाग भी रहा था। लेकिन पाँव में पड़ी हुई बेड़ियां उसकी पेश नहीं चलने देती थीं। पहली गोली चौधरी ने चलाई जो उसकी टांग में लगी। उसकी चीखों से सारा जंगल गूंज उठा। दूसरे लोग भी गोलियां चलाने लगे और इसके पूरी की पूरी 6 गोलियां खाने के बाद वो ज़मीन पर गिरा था, लेकिन मरा फिर भी नहीं था, जिंदा था। हमने उसकी बेड़ियां खोल दी। चौधरी के आदमियों ने उसके पैरों में रस्सी बांधी और मुर्दा कुत्ते की तरह घसीटते हुए बस्ती तक घसीट के ले गए। उस वक्त भी वो जिंदा था और खुली आंखों से अपना अंजाम देख रहा था। हवलदार ने उसके आखिरी लम्हात की कहानी सुनाई तो मैं सोच रहा था कि चौधरी निज़ामुद्दीन ने ठीक कहा था। उसने नूरे लोहार को वाकई कुत्ता समझकर पाला था।